सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of Lippincott pharmacology. तो चैप्टर नंबर 1 जिसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन होती है द स्टडी ऑफ ड्रग्स। और अब यहाँ पर आपको दो इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। एक वो इंटरेक्शन जिसमें ड्रग हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करती है, और एक वो एक्शन या वो इंटरेक्शन हमारी बॉडी जो ड्रग के साथ करती है। जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ जो कुछ करती है तो उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, और जो ड्रग हमारी बॉडी के साथ करती है तो उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स वाली प्रिंसिपल्स को, पैरामीटर्स को पढ़ना है, जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो इसको याद करने के लिए आपने आदमी वाला याद रखना है, मिमोनिक। और 4 फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो ड्रग की ऑनसेट को, ड्रग की इंटेंसिटी को और ड्रग की ड्यूरेशन को कंट्रोल करते हैं। वो 4 पैरामीटर्स होते हैं आदमी। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ड्रग हमने जिस साइड से दी है, जिस रूट के जरिए दी है, तो वो वहाँ से हमारी किस तरह ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाए, डायरेक्ट आ जाए या इनडायरेक्ट आ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ब्लड प्लाज्मा में आ गई है तो ब्लड प्लाज्मा से निकलने के बाद किसी टारगेट टिश्यू के अंदर चले जाए, इंटरस्टिशियल और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चले जाए। तीसरी बात, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाने के बाद इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसका मेटाबॉलिज्म हो, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो टारगेट ऑर्गन होते हैं वो होते हैं लीवर। फिर मेटाबॉलिज्म के होने के बाद जो ड्रग और इसके मेटाबोलाइट हमारी बॉडी से रिमूव किया जा सके, हमारी बॉडी में यूरिन में भी, बाइल में भी, फेसिस में भी और स्वेट में भी ये एलिमिनेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो कौन कौन से रूट्स होते हैं जिसकी वजह से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं कि ड्रग एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुई है, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्प्शन की वजह से वो ड्रग प्लाज्मा में पहुंच गई। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब टारगेट टिश्यू के दरमियान वो एक्सचेंज होगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब उसके बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई तब्दीली आ गई होगी, इसकी लिपोफिलिसिटी में भी कम होगी होगी, इसके पोलर जो इसकी हाइड्रोफिलिक पावर थोड़ी ज़्यादा होगी होगी। मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसकी इनएक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन होगी होगी। फाइनली इसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा। किन किन रूट के जरिए, यूरिन के जरिए, बाइल के जरिए, टीयर्स के जरिए, ब्रेस्ट मिल्क के जरिए, सलाइवा, स्वेट, फीसेस। तो आपने इन तमाम रूट्स ऑफ एलिमिनेशन को भी याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमने किस जगह से या फिर किस मैकेनिज्म के जरिए हमने ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है। ठीक है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिपेंड करती है ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है। मिसाल के तौर पर ड्रग वाटर सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, या उसकी आयनाइजेशन कितनी है। और ये भी डिपेंड करती है कि इसकी थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव क्या है। थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इसको रैपिड ऑनसेट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, या इंटरमीडिएट के लिए लेना है, या फिर इस ड्रग को हमने सिर्फ इसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर रखना है। मिसाल के तौर पर कुछ ड्रग्स को हम चाहते हैं कि ये ड्रग लीवर के ऊपर जाके काम करे, तो फिर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो इसको बोलते हैं थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव। तो थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव और प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग की वजह से डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। जो मेजर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 होते हैं, एक एंटीरल, पारेंट्रियल और टॉपिकल। टॉपिकल के अलावा भी कुछ दूसरे होते हैं, तो जो मेजर वो 3 है, एंटीरल, पारेंट्रियल एंड टॉपिकल। एंटीरल का मतलब होता है GIT, एंटीरोसाइट से हुआ है। मतलब यहाँ पे जो ड्रग होगा उस ड्रग को हम एडमिनिस्टर करेंगे माउथ के जरिए। ठीक है, जो माउथ के जरिए ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसको एंटीरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। ये कॉमन होती है, कॉन्वीनिएंट होता है और इकोनॉमिकल मेथड होता है। तो उसकी सिग्निफिकेंस पहले आपने नोट करनी है। अब ड्रग को हम 2 तरीकों के जरिए ले सकते हैं। तो ड्रग को हम स्वैलो भी कर सकते हैं, यानी ड्रग को स्वैलो किया जिसकी वजह से ओरल डिलीवरी हो गया, या फिर ड्रग को हम टंग के नीचे भी रख सकते हैं, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सबलिंगुअल, या फिर टंग को यानी टंग के नीचे रख सकते हैं, या फिर ड्रग को आप गम्स और चीक के दरमियान में रख सकते हैं जिसको बोलते हैं बक्कल। तो आपको 3 एंटीरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं, एक ओरल, सबलिंगुअल और बक्कल। सबलिंगुअल और बक्कल को मिला के हम ओवरऑल एक ही हेडिंग के अंदर कवर कर लेते हैं। तो फिर मेजर 2, ओरल, सबलिंगुअल और बक्कल। ओरल के अंदर हम ड्रग को स्वैलो करते हैं जिसकी वजह से ओरल डिलीवरी देखने को मिलती है। ओरल डिलीवरी के अपने एडवांटेजेस को नोट करना है। पहली बात, ये इजीली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होती है और इसकी टॉक्सिसिटी को हम ओवरकम आसानी से कर सकते हैं। स्पेसिफिकली एक्टिवेटेड चारकोल की वजह से हम इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। तो पहले 2 तो इसके एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, लेकिन अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहली बात ये है कि इसका कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न होता है इसकी एब्सॉर्प्शन का, क्योंकि यहाँ पे ड्रग को GIT से गुजरना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरना है, लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरना है। इसी के साथ साथ स्टोमक में से पास करेगी तो वहाँ पे pH काफ़ी ज़्यादा लो होती है, तो वो कुछ ड्रग को इनएक्टिवेट कर देती है। तो उसके यूजेस क्या हो गए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के, कि इजीली एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है। इसकी टॉक्सिसिटी या ओवरडोज को हम ओवरकम कर सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की वजह से। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये होता है कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पाथवे, या फिर जो स्टोमक के अंदर pH इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो कुछ ड्रग्स को इनएक्टिवेट कर देती है। अब ओरल डिलीवरी के लिए हमने जो ड्रग्स देनी है
तो वो भी हम डिपेंडिंग अपॉन इनका किस तरह से कोटिंग है, किसी की कोटिंग होती है, किसी की कोटिंग नहीं होती। तो पहले हम देख लेते हैं एंटेरिक कोटिंग प्रिपरेशन, दूसरा एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। जो एंटेरिक कोटिंग होती है तो यहाँ पर हमें एक केमिकल इन्वेलप देखने को मिलता है। वो केमिकल इन्वेलप ड्रग को स्टोमक की एसिड से बचा लेता है, जिसकी वजह से लो पीएच स्टोमक की ड्रग को इनएक्टिवेट नहीं कर सकती। फाइनली जो ड्रग होती है वो आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाएगी। तो फिर जो एंटेरिक कोटिंग होती है वो किस ड्रग के लिए यूजफुल होती है? ऐसी ड्रग के लिए यूजफुल होती है जो एसिड को बर्दाश्त नहीं कर सकती, एसिड लेबाइल होती है, फॉर एग्जाम्पल ओमेप्राजोल। या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो स्टोमक के लिए इरिटेटिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन। इसके साथ जो एक्सटेंडेड रिलीज होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ स्पेशलाइज्ड कोटिंग इंग्रेडिएंट होते हैं जो ड्रग की रिलीज को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा स्लोअर और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। तो फिर ऐसी ड्रग्स के लिए यूज़ होती है जिनका आपको स्लोअर एब्जॉर्प्शन और जिनका प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखने को मिले, तो उनके लिए हम एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ER, इसके लिए एब्रीविएशन ER, XR, XL और SR यूज़ करते हैं। अब अगला जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है सबलिंगुअल या बक्कल। सबलिंगुअल का मतलब कुछ जो दवाइयाँ होती है वो हम टंग के नीचे रख लें, जिसकी वजह से सबलिंगुअल वेन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाए। और दूसरा होता है बक्कल। बक्कल का मतलब ड्रग को हम रख लेते हैं चीक और गम के दरमियान, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहला ये कि ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन काफ़ी रैपिड होती है और ये बाईपास कर लेता है GIT की इन्वायरमेंट को। और GIT के अंदर आपको एक खास तरह का मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी फूड GIT में से पास करती है तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है, रीअब्जॉर्ब होने के बाद लीवर में जाती है और लीवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ ड्रग्स इनएक्टिवेट भी हो सकती है, कुछ एक्टिवेट भी हो सकती है। तो इस टाइप के मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो जो सबलिंगुअल और बक्कल डायरेक्टली वीनस सर्कुलेशन की तरफ चली जाती है और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर लेती है। ठीक है। अब है दूसरा पार एंटीरियल। पार एंटीरियल का मतलब होता है कि डायरेक्टली हम सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमें टंग के नीचे रखना पड़ता था, यहाँ पे बक्कल के अंदर यानी GIT के पार्ट्स के अंदर, जबकि यहाँ पे हम डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचा रहे हैं। ये उन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो ड्रग पुअरली एब्जॉर्ब होती है GIT से, जिस तरह हेपेरिन हो गया, या फिर वो GIT के लिए अनस्टेबल होती है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एंजाइम देखने को मिलता है इंसुलिनेज, वो तोड़ देता है इसको, जिसकी वजह से इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है। इसी के साथ ये पार एंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन उस पेशेंट के अंदर भी यूज़ हो सकता है जो ओरल डिलीवरी के जरिए ड्रग्स को नहीं ले सकता, जिस तरह अनकॉन्शियस पेशेंट होता है या कभी कभार हमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए। तो फिर इन 4 वजूहात की वजह से पार एंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा गुड होती है। ठीक है। अब जो पार एंटीरियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है इसके रूट्स भी 4 होते हैं: इंट्रावेस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। यानी यहाँ पर हमें डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग को पहुंचाना है। तो फिर दिमाग में जो पैरामीटर होगा कि अगर हमने जो वेसल की वाल को पेनिट्रेट करते हुए सीधा पहुंचा देना, या मसल को पेनिट्रेट करते हुए, या स्किन के अंदर, या हम कह सकते हैं डर्मिस के अंदर। ठीक है। सबक्यूटेनियस का मतलब सुपरफिशियल फेशिया और इंट्राडर्मल का मतलब आपको डर्मिस के अंदर। जो इंट्रावेनस है ये मोस्ट कॉमन पार एंटीरियल रूट होता है। ये उन ड्रग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी ओरल एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, जैसे न्यूरोमस्कुलर ड्रग रुकोरियम। ये रुकोरियम क्या करती है? ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन नर्व से स्केलेटल मसल तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब यहाँ पे जो हम इंजेक्शन देते हैं वो किसी मसल के अंदर देते हैं, स्पेसिफिकली हम लोअर लिम्ब के अंदर ग्लूटियस मैक्सिमस, और अपर लिम्ब के अंदर हम कह सकते हैं डेल्टॉइड। इंपॉर्टेंट है। सबक्यूटेनियस का मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होगी और यहाँ पर आपको सुपरफिशियल फेशिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जबकि इंटरडर्मल के अंदर आपको कह सकती है कि डर्मिस के अंदर, और डर्मिस एक मोस्ट वेस्कुलर लेयर होती है स्किन की। अब दूसरे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ओरल इनहेलेशन, कि इनहेल कर ले। दूसरा इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर, जिस तरह वेंट्रिकल्स आपको पता है कि ये CSF फील्ड कैविटीज होती है ब्रेन के अंदर। टॉपिकल के किसी खास जगह के ऊपर लोकल किसी जगह पर ड्रग देनी हो, जिस तरह किसी इस जगह पे अगर देनी हो ड्रग तो इस जगह पे टॉपिकल इंजेक्शन कर देंगे। ट्रांसडर्मल, तो एक ट्रांसडर्मल पैच होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रग को ट्रांसडर्मल पैच के जरिए हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। और लास्ट है रेक्टल, कि रेक्टम के जरिए ड्रग को दे सकती है, लेकिन रेक्टम वाला काफ़ी ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट होता है। लेकिन रेक्टल वाला इस केस के अंदर यूजफुल है कि अगर वो ड्रग वॉमिटिंग कॉज करे। वॉमिटिंग का मतलब एंटीपेरिस्टालसिस, और एंटीपेरिस्टालसिस का मतलब ड्रग रेक्टम से होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चली जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ इसकी एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये तो हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जिस साइड से आपने ड्रग को दिया तो ये ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाए, तो किसी तरह ड्रग को प्लाज्मा तक पहुंचा देना, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन के लिए एक होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब जो ड्रग्स हमने ओरल डिलीवरी से जरिए दी थी, GIT के जरिए दी थी, तो पहले GIT से पास होने के बाद उन्होंने जाना था लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
तो यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर आपको इंट्रावेनस जो डायरेक्ट इसके अंदर दी जा रही है, इंट्राडर्मल जो डर्मिस के अंदर दिए जा रहे हैं, सबकुटेनियस जो आपको सुपरफिशियल फेशिया या सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर दिए जा रहे हैं, और सबकुटेनियस टिश्यू के नीचे भी एक मसल देखने को मिलता है, उसके अंदर दिए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब एब्जॉर्प्शन को डिटरमिन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो वही फैक्टर्स है, वही ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो हम फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी के अंदर देख सकते हैं कि पैसिव डिफ्यूजन का मतलब ड्रग का मूव करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के मतलब, और यहाँ पर आपको कोई कैरियर प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होती। तो ये पैसिव डिफ्यूजन वाटर सॉल्युबल मीडियम से भी हो सकती है और लिपिड सॉल्युबल मीडियम, यानी कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो लिपोफिलिक होती है और सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर सकती है, जबकि कुछ ड्रग्स के लिए आपको एक्वस चैनल या पोर चाहिए होती है, जिस तरह वाटर मूव करता है एक्वापोरिन से। कुछ ड्रग्स को मूव कराने के लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए, वो कैरियर प्रोटीन एनर्जी को यूज़ नहीं करती, बल्कि ड्रग को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करा देती है। इसकी एग्जांपल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन जिनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग को पंप करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और कुछ बड़े साइज़ की ड्रग्स होती है, उनको मूव कराने के लिए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस वाला मैकेनिज्म चाहिए होता है। अब वो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है पीएच, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती है, या मोस्टली जो ड्रग्स होती है वो वीक एसिड या वीक बेस होती है, और आपको पता है कि जो एसिडिक ड्रग्स होती है, जो एसिड होता है वो प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद यहाँ पे प्रोटॉन और कॉन्जुगेट बेस देखने को मिलता है, जबकि वीक बेस क्या करती है, वीक बेस प्रोटॉन को कैप्चर करती होती है, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन जो वीक बेस है वो भी प्रोटॉन को रिलीज कर सकती है, लेकिन इनकी प्रोटॉन कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और आपको एक बात बताता जाऊँ कि कोई भी ड्रग मेम्ब्रेन को उस सूरत में क्रॉस कर सकती है जब वो अनचार्ज हो, जब वो लिपोफिलिक हो, क्योंकि आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोफिलिक है। लेकिन अगर ड्रग अनचार्ज हुई तभी वो क्रॉस कर सकती है, लेकिन अगर वो ड्रग चार्ज हो गई तो वो क्रॉस नहीं कर सकती। तो आपको नजर आ रहा होगा जो HA फॉर्म है, ये एसिडिक वीक एसिड है, तो ये वाली ड्रग अगर HA की फॉर्म में होगी तब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, लेकिन अगर ये इस फॉर्म में चलेगी, ए नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। इसी तरह वीक बेस अगर इस फॉर्म में चला गया, बी वाले की फॉर्म में चला गया, तो ये वीक बेस तब इसको क्रॉस कर सकता है, लेकिन अगर ये BH पॉजिटिव की फॉर्म में चला गया, इसने प्रोटॉन को कैप्चर कर लिया, तब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद है ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइट। किसी विसरा पर या किसी ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा ब्लड फ्लो आता है तो फिर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस काफ़ी है। अगर शॉक हो जाएगा तो शॉक की वजह से ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। इसकी एग्जांपल है इंटेस्टाइन के अंदर विलाई काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन पावर स्टोमक से 1000 टाइम ज़्यादा होती है। कॉन्टैक्ट टाइम, क्या अगर कॉन्टैक्ट टाइम का मतलब होता है कि ड्रग किसी पैरामीटर के साथ एडजेसेंट पड़ी हुई है, या फिर वो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट करती है किसी जगह के ऊपर जहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होनी है, तब इसकी एब्जॉर्प्टिव रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर ड्रग GIT से जल्दी से क्विकली मूव कर जाती है, जिस तरह डायरिया के अंदर, तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि कॉन्टैक्ट टाइम आपने कम कर दिया है। इसी तरह अगर मोटिलिटी थोड़ी सी स्लो हो जाए तो ड्रग का कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो कॉन्टैक्ट टाइम जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्टिव सर्फेस के अलोंग, उतने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ लास्ट में है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन एक ट्रांस मेम्ब्रेन होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है और ये बहुत सारी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है, जिस तरह ड्रग्स को, ठीक है, और ये बहुत सारे टिश्यू के अंदर एक्सप्रेस होती है, लीवर के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर। तो जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये आपको नजर आ रहा होगा पी ग्लाइकोप्रोटीन। जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या करती है कि अगर ड्रग सेल के अंदर आ गई तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन इस एनर्जी को यूज़ करते हुए ड्रग को बाहर फेंक देती है। तो अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन की जिन टिश्यू के अंदर एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है तो उन टिश्यू के अंदर ड्रग की एब्जॉर्प्शन ना होने के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है। तो ये तो हो गया ड्रग की एब्जॉर्प्शन का। अब इसकी बात है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जितनी ड्रग आपने दी वो कितनी सिस्टमिक सर्कुलेशन में दी, पहुंच गई। मैंने आपको पहले बताया था कि एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम GIT के जरिए ओरल रूट के जरिए ड्रग देते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रग की इनएक्टिवेशन होती है, कुछ तो ड्रग एब्जॉर्ब भी नहीं होती, और जो कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है उसका कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट जितनी ड्रग हमने दी और वो कितनी पहुंची हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन तक, तो उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अगर किसी ड्रग को हम इंट्रावेनस रूट के जरिए दे रहे हैं तो उसका मतलब वो ड्रग डायरेक्ट ही सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच गई, तो फिर इंट्रावेनस रूट वाले की बायो अवेलेबिलिटी हमें 100% देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ड्रग ओरली दी गई तो उसका कुछ ही पार्ट आपको प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगा, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमें इंट्रावेनस रूट से काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। तो उसका मतलब इंट्रावेनस को और ओरल और इंट्रावेनस की रेशियो को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, और बायो अवेलेबिलिटी हमेशा परसेंटेज में दिखी जाती है। ठीक हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि ऐसी ड्रग्स जो GIT के जरिए एब्जॉर्ब होती है तो वो पहले पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर होती है, पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद लीवर में गई और लीवर या गट वाल के अंदर इनका मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हुआ।
जिसकी वजह से जो अमाउंट होती है अनचार्ज ड्रग की जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर होनी है तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ ड्रग्स की एफिकेसी या पोटेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि जो नाइट्रोग्लाइसिन हम देती है तो वो जो मोर देन 90% होती है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ही खत्म हो जाती है। दैट इज़ वाई नाइट्रोग्लाइसिन को हम ओरल रूट से नहीं देते, बल्कि इसको देते हैं हम सबलिंगुअल या ट्रांसडर्मल या इंट्रावेनस रूट से, क्योंकि अगर ओरल रूट से दिया तो 90% ड्रग तो रिमूव हो जाएगी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से। ठीक हो गया। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, हाइड्रोफिलिक होती है, तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। जब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती तो फिर क्या होगा, तो उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। इसी तरह कुछ ड्रग्स जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली लिपोफिलिक होती है उनकी भी एब्जॉर्प्शन का पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एब्जॉर्प्शन पावर काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एक्वस मीडियम की तरह ट्रैवल नहीं कर सकती। तो फिर ऐसी ड्रग जिसकी एब्जॉर्प्शन ठीक होनी हो तो उसको थोड़ा बहुत लिपोफिलिक और थोड़ा बहुत हाइड्रोफिलिक भी होना हो। हाइड्रोफिलिक क्यों? क्योंकि इसने एक्वस मीडियम की तरफ मूव करना है। लिपोफिलिक क्यों? क्योंकि इसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। इसके बाद केमिकल इंस्टेबिलिटी। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो केमिकल्स से सेंसिटिव होती है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो स्टोमक की पीएच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। ठीक है। और इसी तरह मैंने कहा था कि जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन को तोड़ने वाले इंसुलिनेस एंजाइम होता है जीआईटी के अंदर। लास्ट है नेचर ऑफ ड्रग्स। मिसाल के तौर पर ड्रग्स को हमने किस नेचर में दिया है, किस शेप के अंदर या किस फॉर्म के अंदर दिया है। जिस तरह पार्टिकल साइज के अंदर, साल्ट फॉर्म के अंदर, क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, ये भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करती है, इसके एब्जॉर्प्शन को चेंज कर सकती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम के अंदर आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा कि ऐसी ड्रग्स जो ओरली दी जाती है तो सबसे पहले लीवर को दी जाती है, उनकी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म की वजह से इसकी जो कुछ ही अमाउंट होती है ड्रग की वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर इंट्रावेनस दे तो इंट्रावेनस वाली डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है और डायरेक्ट एक्सेस होता है। दैट इज़ वाई जो इंट्रावेनस की होती है वो 100% होती है, जबकि ओरल वाले की हमेशा इंट्रावेनस से कम होती है। अब इसके बाद है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन। अब ड्रग हमने पहुंचा दी प्लाज्मा के अंदर। अब प्लाज्मा से इसने जाना इंटरस्टिशियल और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जहाँ पे टारगेट रिसेप्टर्स हो गए। ठीक हो गया। तो जो इसके जो डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो गए, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, यानी ड्रग को आपने पहुंचाना प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल और इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट तक, तो वो डिपेंड करता है कार्डिक आउटपुट पर कि हार्ट की कार्डिक आउटपुट क्या थी, कितना ब्लड पंप किया गया 1 मिनट के अंदर, ब्लड फ्लो कितना था, कैपिलरी परमिएबिलिटी कितनी थी, टिश्यू का वॉल्यूम कितना था, ड्रग की बाइंडिंग कितनी थी प्लाज्मा और टिश्यू प्रोटीन के साथ, और ड्रग की जो लिपोफिलिसिटी ये कितनी थी। तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं किसको, ये डिटरमिन करते हैं ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को। तो पहला है ब्लड फ्लो का, कि जितना अगर टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा उतना ड्रग के डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। दूसरा कैपिलरी परमिएबिलिटी, जितने ज़्यादा कैपिलरी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो ड्रग वो कैपिलरी को लीव करने के बाद इंटरस्टिशियल इन्वायरमेंट में पहुंच जाएगी। तीसरा बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू, कि अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है तो वो आगे रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है तो वो कैपिलरी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, जिस तरह एल्ब्यूमिन होती है। ठीक हो गया। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो टिश्यू के अंदर प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेती है, वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। और ये भी दूसरे टिश्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा कम डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसके बाद है लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी भी कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पर जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकती है। ठीक हो गया। लेकिन उस ड्रग को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लिपोफिलिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सट्रीम लिपोफिलिक हो गया तो वो एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर मूव नहीं कर सकती। ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। हमने जल्दी जल्दी इसका बेसिक ओवरव्यू लिया है क्योंकि हमने इसके ऊपर फ्लो चार्ट वाली वीडियो बनानी है। तो इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर हमने ड्रग दी तो वो ड्रग कितने वॉल्यूम तक इसने कर लिया। जैसे अगर मैं किसी गिलास के अंदर पानी है, पानी के अंदर मैं डालता हूँ कोई अगर मैं कोई कलर डाल देता हूँ, कोई डाई डाल देता हूँ, तो वो डाई किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद फैल जाती है। इसी तरह ये ड्रग ब्लड फ्लूइड के अंदर कितने वॉल्यूम तक फैल गई है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारी कहाँ कहाँ तक ड्रग पहुँच गई है। इस तरह ये प्लाज्मा तक पहुँच गई है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक पहुँच गई है, या हर जगह जहाँ पे वाटर होता है वहाँ तक पहुँच गई है। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अपेरेंट होता है, ये फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बेसिस के ऊपर इसको डिटरमिन नहीं कर सकते होते। तो ये तो हो गया पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर को, इसको खत्म करेंगे और इनका बेसिक ओवरव्यू लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।